Hello viewers, welcome to all of you on my YouTube channel Learn More Forever। Learn More Forever चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक इनकम टैक्स रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो मैंने बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। जैसा कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यानी जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको जो भी बेनिफिट मिलता है उसका हम कितना टैक्सेबल करना है और कितना एग्जम्प्ट करना है उसके बारे में सीखना है। तो दोस्तों, मैं ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और रिट्रेसमेंट कंपनसेशन एग्जाम्पशन का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर उसको सीख सकते हो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर 5 वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS। यानी ये भी एक बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है। लेकिन वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से रिटायरमेंट। आपको पता है कि जो रिटायरमेंट का जो लिमिट है वो 60 ईयर्स है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय स्वेच्छा से रिटायरमेंट होना चाहता है, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट होना चाहता है बिफोर 60 ईयर्स के एज के पहले, तो वो रिटायर हो सकता है। तो जैसे आपको पता है कि रिटायरमेंट में हम उसको कुछ बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो अगर वो टाइम से पहले रिटायरमेंट हो ले रहा है तभी हम उसको बेनिफिट देंगे। तो इसको चलिए देखते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C। इसका जो सेक्शन क्या है 10 है और सब सेक्शन 10 है, C है, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ट्रीटमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम लोग क्या करेंगे, 1961 जो इनकम टैक्स का एक्ट है, इसमें इसका क्या ट्रीटमेंट होगा हमें उसी के बारे में डिस्कशन करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये भी बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा। जो भी अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, इनकम टैक्स नजर में वो टैक्सेबल होगा। लेकिन लॉ ने कुछ ऐसे नियम निकाल रखे हैं जिसमें आपको जो भी अमाउंट मिलेगा उस पर आपको 100% पे टैक्स नहीं देना है, कुछ आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज VRS। आखिर VRS है क्या? इसको अगर आप डेफिनेशन ग्रुप में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। VRS स्टैंड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से रिटायर होना। जैसे कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें क्या था, रिट्रेचमेंट मतलब उसमें एम्प्लॉयर निकालता था कि आप मेरी कंपनी को छोड़ दो क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा काम नहीं दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो जो एम्प्लॉय वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। वेयर बाय एन एम्प्लॉय इज ऑफर टू वॉलंटरीली रिटायर फ्रॉम सर्विस बिफोर द रिटायरमेंट डेट। कह रहा है कि जो वो क्या करता है, एक तरह से ऑफर करता है एम्प्लॉयर को कि सर मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से। कह रहा है बिफोर रिटायरमेंट डेट, रिटायरमेंट की डेट से पहले वो रिटायर होना चाहता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि इस केस में एम्प्लॉयर कुछ उसको क्या देता है, बेनिफिट देता है। यानी एक तरह से कानून में लिखा गया है कि आपको वॉलंटियर रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका अमाउंट मिलेगा तो आप उसको टैक्सेबल करना। आपको बताया था जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ो तो अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर अपने आप को समझना है। चलिए आगे चलते हैं। हु कैन ऑप्ट फॉर VRS। VRS को कौन ऑप्ट कर सकता है, अडॉप्ट कौन कर सकता है, कुछ तो नियम कानून होगा। देखिए मैंने यहाँ बता रखा है, हु कैन ऑप्ट फॉर VRS। VRS लेने का मतलब ये नहीं कि कोई भी आपने किसी कंपनी में गए, 2 साल काम किया, सर अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब से मैं जिंदगी भर कभी काम नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक। देखिए क्या लिख रखा है, कुछ एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए। एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर VRS इफ और सी और ही जो भी हो, ठीक है, इज मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। कम से कम अगर आप 40 ईयर से ज़्यादा रहोगे ना, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 35 साल की उम्र में ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लिख रखा है इज मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज हैज नॉट ऑप्ट फॉर द VRS बिफोर। कह रहा है कि 40 साल से पहले आप इसको VRS के लिए अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंड है, हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस विद करेंट एम्प्लॉयर। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो लगातार कम से कम 10 साल तक अगर आपने वहाँ पे जॉब किया है तभी आप VRS की फैसिलिटी ले सकते हो। अब ये तो नहीं कि आप 2 साल का आपने काम किया, फिर फॉर एग्जाम्पल आप 40 के ऊपर भी हो, आप 45 ईयर्स के हो, कहीं पर गए आपने 5 साल जॉब किया, तो वहाँ पर आपको VRS नहीं मिलेगा, कम से कम 10 साल। अगर ये क्राइटेरिया नहीं होता तो कोई भी अप्लाई कर सकता था। और देखिए लिख रखा है एंड इज नॉट री एम्प्लॉयड इन अ सिस्टर कंसर्न ऑफ द करंट एम्प्लॉयर, ठीक है। और भी फिर उसको रीज्वाइन नहीं कर सकता, लिख रखा है ना, इज नॉट री एम्प्लॉयड इन अ सिस्टर कंसर्न ऑफ द करंट एम्प्लॉयर, दोबारा वो रीज्वाइन नहीं कर सकता है कहीं पे भी, ठीक है। नोट, डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर VRS कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी।
कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी अलग तरह से पॉलिसी बना सकती है, हो सकता है कोई इस पॉलिसी को ना माने, तो अपने तरीके से बना दे। लिख रखा नोट में, डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीआरएस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेनिफिट, हम क्या बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। तो इसमें बेनिफिट दोनों को होता है, एम्प्लॉय को भी होता है, एम्प्लॉयर को भी होता है। द बेनिफिट ऑफ वीआरएस वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, एम्प्लॉयर को क्या होता है, देखिए, हेल्प्स ऑप्टिमाइज वर्क फोर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वर्क फोर्स को ऑप्टिमाइज करने का उसको मौका मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई है, वो बहुत समय से बीमार रह रहा है, बहुत कम आ रहा है कंपनी में, जॉब जहाँ पे बहुत कम आ रहा है, तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर कोई किसी ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया कि यार मैं अब काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले लेता हूँ, एम्प्लॉयर तो चलो नहीं हटा सकता आपको, लेकिन आप खुद सोचो कि नहीं यार मैं काम करने में असक्षम हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी आया तब भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो खुद अपनी तरफ से अगर आप निकलोगे तो ये क्या होगा, जो एम्प्लॉयर होगा उसको हेल्प होगा, ऑप्टिमाइज वर्क फोर्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प होगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा जब नए एम्प्लॉय आएंगे तो, और वो टेक्नोलॉजी से सीख के आएंगे। एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, मेक्स योर रिटायरमेंट रेडी, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट के लिए रेडी हो जाता है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर शिफ्ट, अपने करियर को शिफ्ट करने के लिए उससे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि चलो अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले लिया है मैंने, तो अब मैं अपना ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं, इसमें 4 कंडीशन आपके सामने है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, पहला क्या है, जैसे आपने देखा था एचआरए का केस हो, चाहे आरएफए का केस हो, चाहे रिट्रेचमेंट का हो, ये बिल्कुल रिट्रेचमेंट की तरह ही है। रिट्रेचमेंट जो मैंने पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल में जो रिसीव्ड हुआ है, और 5 लाख रुपये गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है, लॉ के द्वारा बताया गया है। अब ये देखिए 2 पॉइंट उसमें उसी की तरह सेम है। और लास्ट 3 क्या है, रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, कह रहा है कि जितने समय उसका बच गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई 51 ईयर्स में रिटायर हो गया, तो उसके 9 ईयर्स बच रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पीरियड बचेगा आपको यहाँ पर लेना है, लेकिन वो क्या लेना है, आपको मंथ्स में लेना है। अगर ईयर में है तो उसको मंथ में आप कन्वर्ट करोगे। उसके बाद क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, कि जब आपने जॉब कर रहे थे, रिटायर हुए आप, तो उसके समय क्या सैलरी आपको मिलता था। नंबर 4 है, 3 को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि आपको सिर्फ 3 महीने का ही आपको यहाँ पर लेना है, यानी हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, इसको और हम डिटेल में समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसी को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया क्या, 3 कंपोनेंट्स, यहाँ पर मैंने 4 लिखा था, मैं यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन द टैक्स फ्री कंपोनेंट्स ऑफ बीआरएस। पहला क्या देखिए, वही एक्चुअल बीआरएस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर 5 लाख रुपीज, ये किसके द्वारा बताया गया था, एक्ट में लिखा है। और नंबर सी में हमने 2 पॉइंट यहाँ पर कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, करंट मंथली वेजेस यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी, और कितने साल आपने जॉब किए हैं, लिख रखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और लास्ट में करंट मंथली वेजेस। ठीक है, मतलब आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था, और कितने महीने की सर्विस आपने बचा रखा है, कितने महीने का सर्विस लेफ्ट है जो अभी आपने नहीं किया है। देखिए बिल्कुल उसी तरह, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल उसी को मैंने अलग तरीके से लिखा हूँ, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप अच्छे से समझ जाओगे इसको। अब चलते हैं आगे। अब देखो कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या होता है, ओनली कंप्लीटेड ईयर ही लेना है। देखिए लिख रखा है, कंप्लीटेड ईयर मीन्स ओनली कंप्लीटेड ईयर, मंथ्स इग्नोर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 25 साल 7 महीने काम किया है, ठीक है, कंप्लीट किया है, तो सिर्फ 25 साल ही लेंगे, इसमें जो मंथ है उसको इग्नोर करना, ओनली कंप्लीटेड को ही लेना है। और यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल उसी की तरह जैसा कि एचआरए में था। मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो भी कौन सा, उटोई अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लस परसेंटेज बेस्ड टर्नओवर कमीशन, और परसेंटेज बेस पे आपको यानी टर्नओवर कमीशन आपको लेना है, इसमें फिक्स कमीशन नहीं लेना है। ओके, आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 51 साल की आप एज में हो, ठीक है, तो 60 साल में रिटायर होते हो, तो रिमेनिंग ईयर कितना बच गया आपके पास, 9 ईयर्स। ठीक है, ओके। तो चलिए एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम है क्या। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉई है, मिस्टर गणेश, इज एम्प्लॉयड इन जेके प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं ये, एंड इज पेड अ सम ऑफ ₹7 लाख ऑन वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस।
जब रिटायरमेंट को अपने इच्छा से जब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं उनको कितना मिल रहा है, 7 लाख रुपीज़। तो हमें ये पता करना है कि जो 7 लाख रुपीज़ इनको मिला है वो टैक्सेबल कितना होगा, उसी के बारे में हमें इसको पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं। द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इन द कंपनी इज 60 ईयर्स। आपको पता है कि इंडिया में 60 ईयर्स ही मिनिमम नॉर्मल जो इसका एज होता है रिटायरमेंट का। एंड गणेश वॉज 45 ईयर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो कितने ईयर्स का है, 45 ईयर्स का रिटायरमेंट के टाइम पे। कंप्लीटेड ईयर कितना है इनके पास, 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। 20 ईयर्स इन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना है, बेसिक सैलरी है 10,000 रुपये, डीए आपका 6,000 रुपये, टर्नओवर कमीशन है 1% ऑफ सेल, सेल कितना है 5 लाख रुपये, एचआरए है 3,000 रुपये पर मंथ, ट्रैवलिंग अलाउंस है कितना 800 रुपये पर मंथ। तो आपको इस केस में इसको इग्नोर करना है। जब आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए एग्जाम्पशन के लिए कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको इनको इग्नोर करना है। ओनली आपको बेसिक सैलरी, डीए और टर्नओवर कमीशन को लेना है। अब देखिए डीए में यहाँ पर क्या लिख रखा है मैंने, 6,000 रुपये, और 50% क्या है, अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको सवाल क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 7 लाख रुपये इनको मिला है, वॉलंटियर रिटायरमेंट मिला है। 60 साल की एज में, मतलब नॉर्मल इनका एज था, मतलब रिटायरमेंट के लिए कंपनी में। इनका एज अभी कितना है, 45 ईयर्स। कितने साल बच गए, 15 साल बच गए। ठीक है, 20 साल इन्होंने जॉब किया है, बेसिक सैलरी दे रखा है, डी और टर्नओवर कमीशन दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सैलरी फॉर दिस पर्पज आपको सैलरी निकालना है। सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी प्रीवियस में बताया था ना कि बेसिक डी एच आर है, जैसे कि हमने यहाँ बताया था आपको मीनिंग ऑफ सैलरी। ठीक है, मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डीए और टर्नओवर कमीशन आपको लेना है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सैलरी निकाल रहे हैं। सैलरी का मतलब बेसिक कितना है, 10,000 रुपये था, 50% ऑफ डीए कितना, 6,000 का 50%, 1% कितना, 5 लाख रुपीज़ का। तो 10,000 ये आ गया, 50% निकालोगे तो 3,000 रुपये आ जाएगा, और 1% अगर निकालोगे 5 लाख रुपये का, तो आपके पास आएगा 5,000। तो जो 5,000 आएगा पूरे 12 महीने का होगा। तो हमें एक महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करोगे तो 417 रुपये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो सबको ऐड करने के बाद 13,417। बिल्कुल सिंपल, इसको बस आपको सोल्व करना है। कंप्लीटेड ईयर तो आपको गिवन था कितना, 20 ईयर्स। रिमेनिंग कितने बच गए थे, क्योंकि 45 ईयर्स की उम्र में वो रिटायर हो रहे हैं, तो 15 साल उनके बच गए हैं। तो 15 साल को अगर मंथ में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 180, क्योंकि आपको पता है कि मंथ में ही इसमें फॉर्मूले में लेना है आपको। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको लाइक जरूर करें। आप बात करते हैं इस फॉर्मूले को, मैंने यहाँ पर लिख दिया जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्टेड। मिला कितना है, 7 लाख रुपये। देखिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना, 7 लाख रुपये, और ये 5 लाख रुपये आपको दिया रहता है एक्ट में। और आपको बताया था कि मंथ में कन्वर्ट करना है, यहाँ लिख रखा है रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस मंथ, कितने मंथ हमने किया था कन्वर्ट, 180 महीने। इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो हमने सैलरी अभी निकाला था, बेसिक डीए और टर्नओवर कमीशन को ऐड करने के बाद। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 24,15,060 रुपये। नंबर 4 क्या कहता है, 3 को मल्टीप्लाई करना है लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी हमने निकाला था 13,417, यहाँ पर आ जाएगा। और कंप्लीटेड ईयर कितना है, 20 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा, 8,05,020 रुपये। तो इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा, इसमें एग्जाम्प्ट होगा माफ 5 लाख रुपये। ठीक है, अगर हम टैक्सेबल की बात करते हैं तो 7 लाख रुपये आपको मिले थे रिटायरमेंट के टाइम पे, और इसमें 4 में से सबसे स्मॉल कौन है, 5 लाख रुपये। इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 लाख रुपये। यानी आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल वॉलंटरी कितना आ जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपये। आपको 2 लाख रुपये पर टैक्स देना है, ये आपकी सैलरी में जाके या इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हैं। और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवाल दिए हैं, वहाँ पे उसको आपको सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।